चलो, निलेश्वर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। एनएसए व्लॉग नंबर पता नहीं कौन सा नंबर है, लेकिन है तो 12th का कॉमर्स का। आज हमारा जो सब्जेक्ट चालू है वो है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन जो कि है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने अभी तक के माइक्रो इकोनॉमी का डेफिनेशन, स्कोप, फीचर्स और इम्पोर्टेंस देखा, और आज हम लोग देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन और उसका स्कोप। तो मैक्रो इकोनॉमी का डेफिनेशन क्या है? पहले माइक्रो का क्या था? माइक्रो क्या करता था? स्मॉल और इंडिविजुअल यूनिट पे काम करता था। मैक्रो इकोनॉमी होल इकोनॉमी पे काम करता है, नेशनल इकोनॉमी पे काम करता है। तो वही डेफिनेशन है इसकी। इट्स डील विद द स्टडी ऑफ एग्रीगेट कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी, यानी कि ये मैक्रो इकोनॉमी डील करता है उस स्टडी में जहां लगभग एग्रीगेट यानी लगभग पूरी इकोनॉमी की बात की जाए। पूरी इकोनॉमी की हम लोग जब बात करेंगे तो वहां हम लोग इसको इस तरीके से सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि हम लोग इसमें माइक्रो इकोनॉमी का समावेश नहीं है। कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमी का भी समावेश है, और उस वजह से कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है मैक्रो इकोनॉमी में भी। तो वो विद एग्जांपल हम लोग समझेंगे किस तरीके से होता है। सबसे पहले देखते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी कि इसका स्कोप क्या है, हम इसमें क्या पढ़ सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमी इतना जरूरी क्यों है। तो ऑब्वियसली इसके भी 4 थ्योरी है। जैसे माइक्रो इकोनॉमी की 4 थ्योरी थी, इसकी भी 4 थ्योरी है। पहले है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हम लोग माइक्रो इकोनॉमी के थ्रू ये देख सकते हैं कि कौन से देश की इकोनॉमी विकसित है या विकसशील है, यानी कि जीडीपी रेट जिसको हम लोग बोलते हैं। जीडीपी रेट से हम लोग ये देख सकते हैं कि वो देश दिवालिया हो गया है या एकदम विकसित हो गया है या विकसशील है। जैसे भारत देश ये 3 श्रेणियों में कौन से श्रेणी में आता है? विकसित आता है, विकसशील आता है या तो दिवालिया आता है। कौन सा आता है? विकसशील देश, क्योंकि हम लोग अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए हैं। तो यहाँ हमारा जीडीपी रेट थोड़ा सा कम रहेगा बाकी देशों की तुलना में। तो ये सब चीजें कहाँ से आती है? ये आती है मैक्रो इकोनॉमी से। तो थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, फ्लक्चुएशन लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड बिजनेस साइकिल। इसमें जो बात की जाती है तो नेशनल इनकम की, और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की यानी रोजगार। क्योंकि सीधी सी बात है, जब हमारा मैक्रो इकोनॉमी बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भर भर के आएगा, यानी कि रोजगार संधि बहुत ज्यादा भर भर के आएगी। तो ये हम लोग यहाँ सीख सकते हैं। और उसके बाद में कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन। हमारा कंजम्पशन कितना है मैक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड चीजों का, तो वो चीज और उसके फंक्शंस, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, चाहे वो कंपनियों का इन्वेस्टमेंट हो, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हो, या एक जनरल पब्लिक का एज ए शेयर, एज ए डिबेंचर इन्वेस्टमेंट हो। तो ये सब चीजें हम लोग मैक्रो इकोनॉमी में देख सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि बिजनेस साइकिल क्या है, पर्टिकुलर मैक्रो इकोनॉमी में क्या प्रावधान दिया है उस बिजनेस साइकिल का, कि आप उसमें बिजनेस किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या क्या चीजें आपको मैंडेटरी है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, और एक तो आपके प्रॉफिट के हिसाब से और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। तो ये थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में हम लोग सीख सकते हैं। दूसरा है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइसिंग लेवल एंड इन्फ्लेशन। अब ये सेम वैसी हो गया जैसा माइक्रो इकोनॉमी में, उसमें भी है फ्लक्चुएशन। अब इसमें वाला एग्जाम्पल फिट होता है जो मैंने आपको पहले बोला था कि एग्जाम्पल बताऊंगा। अभी क्राइसिस हुए, उस वजह से क्या हुआ, कच्चा तेल हमारा बड़ा महंगा बिक रहा था। अब बड़ा महंगा आ रहा था हमको, तो सीधी सी बात है कि उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया, बाकी चीजें जो हो गई, ये ऑब्वियसली महंगी होगी, है ना। तो गवर्नमेंट ने यहाँ क्या डिसीजन ली, गवर्नमेंट ने क्या की कि भैया नुकसान हमें हो चलेगा, तो उन्होंने क्या किए, खुद का जो एक्साइज ड्यूटी है वो पूरी तरीके से ये कर दी, खत्म कर दी। उसकी वजह से कंपनियों को नुकसान तो हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा कम हो रहा था। तो अब तब भी हमने क्या किया, स्टेबल रखने की कोशिश की पेट्रोल के दाम। जैसे नागपुर में 104 रुपए था, थोड़ा सा बढ़ के वो कितना हो गया, 112 हो गया, तो वहां तक का बढ़ा। लेकिन बाकी देशों में जैसे क्राइसिस की वजह से 200-300 के पार चला गया था, उस तरीके से नहीं हुआ। तो ये फ्लक्चुएशन जो होता है, ये फ्लक्चुएशन को बेयर और कंट्रोल करने का काम यही हमारा थ्योरी करती है कि इसकी जनरल प्राइसिंग क्या रहनी चाहिए, इससे रिलेटेड चीजों में क्या इफेक्ट हो सकता है। ऑब्वियसली हर एक की लाइफलाइन जो होती है वो होती है पेट्रोल, ईंधन, रसोई गैस। अगर ये सब चीजें अगर महंगी हो गई, सीधा एग्जांपल लेते हैं अपन पेट्रोल, है ना, ईंधन जो रहता है वो अगर महंगा हो गया तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड चीजें महंगी होगी।
ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ गया तो आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ गया तो उसका कंजम्पशन ऑब्वियसली कम होगा, तो ऑब्वियसली वहाँ हम लोग वो चीज़ खरीदना थोड़ा कम कर देंगे। बंद तो नहीं कर सकते क्योंकि डेली वाली चीज़ें भी होती है उसमें, तो बंद तो नहीं कर सकते लेकिन कम जरूर कर देंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली दोनों तरफ से नुकसान है। पहले तो एक्साइज ड्यूटी कम बंद कर दिया उन्होंने, उसके बाद कंजम्पशन कम हुआ तो ऑब्वियसली उनको जो रेवेन्यू जनरेट होना है वो होना कम हो जाता है और बिजनेस लॉसेस अलग से होते। दूसरा क्राइसिस ये है कि वो जो एक पागल बैठा हुआ है अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप नाम का, वो क्या करता है हमारे ऊपर टैक्सेस बढ़ा देता है, 100% टैक्स। यानी कि अगर मैं यहाँ से 10 रुपये की चीज़ भेज रहा हूँ तो 100% टैक्स यानी कि 100 रुपये और एक्स्ट्रा, यानी कि वो चीज़ वहाँ 110 में बिकेगी, है ना। तो उससे कैसा होगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम होगा, क्योंकि वहाँ सीधी सी बात है 100 रुपये में अगर इंडियन वाली चीज़ मिल रही है और वही चीज़ अगर 50 रुपये में अमेरिकन वाली मिल रही है तो अमेरिकन वाली चीज़ें खरीदेंगे लोग, इंडियन वाली खरीदेंगे क्या? नहीं। तो ये सब चीज़ें हमें सीखने मिलती है मैक्रो इकोनॉमी के जनरल प्राइसिंग लेवल एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इसे ही कहा जाता है उतार चढ़ाव, हमारे प्राइसिंग में उतार चढ़ाव किस तरीके से होता है। चलो तीसरा, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमी की वजह से ग्रोथ, किस किस की ग्रोथ होती है? एक तो अपने नेशन की, उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ होती है, उसके बाद में ये दोनों अगर प्रॉपर अगर वैसे चले तो हमारे जीडीपी की ग्रोथ होती है। ये हमें यहाँ सीखने मिलता है। स्टडी ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी इन पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड एक्सेलरेटिंग ग्रोथ। यानी कि कौन सी चीज अंडर डेवलप है उसे और ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है, तो ये हमें समझ में आता है। हम लोग कोई भी देश का अगर ग्रोथ अगर देखते हैं तो वहां देखते हैं पहले पॉवर्टी लेवल, गरीबी की रेखा। अगर गरीबी की रेखा बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो अंडर डेवलप कंट्री हो जाती है, यानी बहुत ही निम्न स्तर की हो जाती है। जैसे कि कंबोडिया वगैरह ये है ना, यहाँ जैसे पैसे की वैल्यू कुछ भी नहीं है, अपने जैसे पैसों की वैल्यू है वैसे वहाँ पैसों की वैल्यू सिर्फ किलो के भाव से, यानी कि वहाँ गिना जाता है वजन का टेस्ट के हिसाब से, 1 किलो पैसा 2 किलो पैसा। अगर इस तरीके की अगर नौबत अगर आती है तो समझ जाना कि वो देश बर्बाद हो चुका है, दिवालिया हो चुका है। तो यहाँ हमें ग्रोथ में सीखने क्या मिलता है कि कोई भी देश का अगर ग्रोथ अगर आपको देखना है तो वहाँ पॉवर्टी लेवल क्या है, बिलो, जो हम लोग बीपीएल कार्ड बनाते हैं ना, तो बिलो पॉवर्टी लेवल कि वो लेवल क्या है। तो हमारे देश ने बहुत लगभग वो कम कर दिया है, बहुत ही कम कर दिया। जो पहले पॉवर्टी लेवल था अब वो पॉवर्टी लेवल हमारा कम हो चुका है, क्योंकि बहुत सारा पॉवर्टी लेवल के ऊपर आ चुके हैं। पहले 10 में से 8 राशन कार्ड आपको बीपीएल के मिलते थे, यानी बिलो पॉवर्टी लेवल के। अब वो धीरे धीरे चेंज हो गया है क्योंकि ये पॉवर्टी लेवल लोगों का सुधरना शुरू हो गया। तो ये चीज हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। इसी से हमको पता चलता है कि वो कंपनी डेवलपिंग है या डेवलप्ड है या तो अंडर डेवलपिंग है। एक्सेलरेटिंग ग्रोथ, इससे हमें पता चलता है एक्सेलरेटिंग यानी कि विकसील यानी कि वो ग्रोथ कितना कर रहा है। देखो अभी ये जो युद्ध हुआ ईरान और अमेरिका का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। ईरान तो वैसे भी नुकसान में था, लेकिन ईरान अपना रिकवर कर सकता है क्योंकि उसके पास तेल है। अमेरिका के पास खुद का तो तेल है नहीं, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन वो डेवलप्ड कंट्री है तो वो कैसा है, अपने जो नुकसान है वो नुकसान को जल्द से जल्द रिकवर कर देगा। वो 2 या 3 साल के अंदर वो चीज़ को फिर से वापस ला लेगा, उसकी जीडीपी ग्रोथ हमेशा हाई रहेगी। तो इसे कहते हैं डेवलप्ड कंट्री की निशानियाँ। और अंडर डेवलप में अगर ये चीज़ें अंडर डेवलप कंट्री के साथ होना तो हमें उसमें से उभरने के लिए 10-10 साल लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास कैसे रॉ मटेरियल के सोर्सेज बहुत कम है। हम लोग टोटली निर्भर करते हैं बाहर के देशों पे। जैसे कि तेल के लिए हमारा जो तेल था वो जहाँ हॉर्मुज था वहाँ से हमारा 40% तेल वहाँ से आता था। अब सीधी सी बात है 40% कम आ रहा है, और हमारे इंडिया में हम लोग पूरे दुनिया में जनगणना के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है, टॉप पे चलती है हम लोग। अब इसमें से न जाने कितने लोगों के पास गाड़ियां हैं। अब ये गाड़ियां निकालेंगे बाहर, पेट्रोल भरेंगे तो ऑब्वियसली कंजम्पशन इतना ज़्यादा है जितना आ नहीं रहा है, जितना हमारा रिजर्व नहीं है। रिजर्व हम लोगों का कितने दिनों का रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन 1 महीने का। लेकिन अब जैसी हवा उठती है तो क्या हो जाता है, लोग जरूरत से ज़्यादा पेट्रोल डालना चालू कर देते हैं। पेट्रोल की कमी देखिए पूरे देश में हुई नहीं, लेकिन लोगों ने हवा बनाई थी, और वो हवा बनाने की वजह से लोगों ने जहां 2 लीटर डालना है तो टंकी फुल कर करके चल रहे थे कि दुनिया में अब पेट्रोल खत्म होने वाला है। अब एक चीज नहीं समझ में आती, वो ये है कि सही में वो फुल टंकी पेट्रोल उनके जिंदगी भर चलने वाला है क्या? नहीं। लोगों ने तो बैरल भर भर के घर पे लेके गए। अब ये सब सीधी सी बात है, बैरल भरकर पेट्रोल लेके जाना वो भी धूप काले में, यानी कि गर्मी के सीजन में, ये चलता फिरता बम है।
क्योंकि वो पेट्रोल में अगर आग लगी तो उसका घर तो उड़ेगा ही, आसपास के सबको लेके उड़ेगा। ये लोगों को समझ में नहीं आया। तो यही चीज़ है कि अगर हवाबाजी अगर ज़्यादा होती है तो वहीं कहीं ना कहीं वो चीज़ फ्लक्चुएशन करती है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। तो ये चीज़ ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कंट्रोल की थी। जैसे रसोई गैस एक महीना मिलना बंद हो गया था। क्यों? कालाबाजारी होना चालू हो गया था। जैसे ही गवर्नमेंट को पता चला उन्होंने प्रॉपर उस पर एक्शन लेकर सबको अच्छे से देना शुरू कर दिया। लेकिन तब भी जैसा मोदी साहब ने कहा है कि आपदा में अवसर ढूंढो, तो ये कालाबाजारी वाले कहीं ना कहीं अवसर ढूंढ ही लेते। तो एक सिलेंडर 3-4 हज़ार का बिक रहा था उस वक्त। तो ये गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने उसके ऊपर एक अलग प्लान बना के अपडेट लिया और उसके ऊपर काम किया। ये होता है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चौथा होता है मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे देश में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा? स्टडी ऑफ रिलेटिव शेयर ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन द टोटल नेशनल इनकम। अब पूरे नेशनल इनकम की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा खर्चा कितना है, वो खर्चे में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिसेस ऐसे हैं जहां से प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं होती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, सिर्फ सर्विसेज होती है। वो सर्विसेज में यानी कि देखिए हम लोग पैसा उसमें डालेंगे जहाँ से पैसा हमको कुछ गुना बढ़कर मिले। लेकिन बहुत सारे सेक्टर ऐसे जहाँ सिर्फ पैसा जाता है लेकिन वहाँ से कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें मिलती नहीं है। जैसे सर्विसेज होगी गवर्नमेंट की, पुलिस, वहाँ पैसा जाता है, वहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा होके नहीं आता। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ों के डिस्ट्रीब्यूशन में लगने वाला पैसा, ये सब चीज़ें जैसे अब रास्ते बनाते हम लोग, नेशनल हाईवे बना रहे हैं, वहाँ हम लोग टोल वगैरह ले रहे हैं तो वहाँ हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। लेकिन बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो ये हो गया हमारा नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें। तो ऐसी नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों में हमारे खर्चे जिसमें हम लोग रेंट, वेजेस और उसमें लगने वाले इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है। तो इसे ही कहा जाता है कि हमारे नेशनल इनकम से कितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ों में यानी खर्चा कितना ज़्यादा होता है और हमें आमदनी कितनी होती है। देखिए सबसे पहले बात है कि हमारा प्रॉफिट और एक्सपेंसेस अगर ये प्रॉपर अगर बैलेंस अगर टैली होता है तो हम लोग डेवलप कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री, यानी कि हम लोग विकसील है। अगर डेवलप कब है कि हमारे एक्सपेंसेस कम है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, तब हम लोग फुल्ली डेवलप्ड कंट्री नजर आते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन से सीखते हैं कि मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से काम करता है। तो इसी के फीचर्स और इम्पोर्टेंस हम लोग देखेंगे अगले वीडियोस में। छोटी छोटी वीडियोस बनाने का कारण ही ये है कि आप लोग अच्छे से पॉइंट समझ पाए। और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और नीडी पर्सन को फॉलो शेयर करना ना भूले, फॉलो कीजिए और ये वीडियोस को देखिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड जय हिंद।